जो उनके डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2023 यूपीएससी एग्ज़ाम, तो आपको एटलीस्ट जून से तो करंट अफेयर्स करने ही चाहिए। अच्छा होगा कि अगर आप मई से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मई 2022 टू नेक्स्ट अप्रैल और मई 2023 तक। फाइन। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द पीएम इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट एट कलोल, दैट इज़ द गुजरात। कलोल कहाँ पे? गुजरात में, तो ये पता होना चाहिए। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी, तो देखो लिक्विड नैनो यूरिया है क्या? ये एक पेटेंटेड केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, ठीक है। मतलब पेटेंट ऑलरेडी ग्रांटेड है इस फर्टिलाइज़र को, जिसको डेवलप किया गया है इफ़को के नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा। कहाँ पे? कलोल में। और यहाँ पे जो नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स हैं जिनका जो साइज़ है 20 to 50 नैनोमीटर है। फाइन। 1 नैनोमीटर कितना होता है पता होना चाहिए गाइस, ये 10⁻⁹, ठीक है, -9। फाइन। इसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। फाइन। इसको हम क्या करते हैं, देखो क्योंकि ये फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करेगा, तो फर्टिलाइज़र क्या करेगा, इसको डायरेक्टली हम जो प्लांट्स के लीव्स पे होंगे उनको डायरेक्टली स्प्रे करते हैं। और इसको क्या होता है, क्योंकि लीव में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो वो उस पर्टिकुलर लिक्विड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जो कि किसके? लीव के एपिडर्मिस में होता है। फाइन। तो अगर आपने साइंस थोड़ी सी पढ़ी हुई है, बेसिक साइंस एनसीईआरटी, तो आपको पता होगा व्हाट इज स्टोमेटा और व्हाट इज एपिडर्मिस, ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करें, जैसे अभी नैनो फर्टिलाइजर्स की बात करें, नैनो यूरिया फर्टिलाइजर्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, नैनो हर्बिसाइड्स, नैनो फंगाइसाइड्स, नैनो सेंसर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फाइन। बेनिफिट्स क्या है नैनो यूरिया के? इससे क्या होगा, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होगी और यूरिया की जो कंजप्शन है वो हमारी रिड्यूस होगी, बिकॉज जो नैनो यूरिया की जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब कि कन्वेंशनल जो आपके पास केमिकल जो यूरिया प्रेजेंट है वो 25% उसका कंजप्शन मतलब एफिशिएंसी है सिर्फ, और जबकि नैनो यूरिया की जो एफिशिएंसी वो 85 to 90%। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा, नियर अबाउट 3 to 4 टाइम ज़्यादा, वो अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा यूरिया के जो इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है वो रिडक्शन होगा, गवर्नमेंट की सब्सिडीज, लॉजिस्टिक कॉस्ट, इन सब में रिडक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा यूरिया की वजह से जो सोयल वाटर एयर पोल्यूशन होता है वो भी कम होगा, और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, और ग्लोबल वार्मिंग भी रिडक्शन होगा। फाइन। इसके अलावा क्या होगा, शेल्फ लाइफ, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसकी जो शेल्फ लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फाइन। इसके अलावा और क्या क्या पोटेंशियल नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने बोल दिया कि हर्बिसाइड्स, नैनो पेस्टिसाइड्स, इन सब की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। नैनो सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे क्या कुछ डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम जेनेटिक इंप्रूव कर सकते हैं हम किसी जैसे प्लांट्स को, सो दैट हम उस पर्टिकुलर प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकें या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड द शेल्फ लाइफ। फाइन। शेल्फ लाइफ मतलब कि कितने दिन चलता है, जैसे ब्रेड्स हो गए वो 5 दिन चलते हैं, तो उनकी शेल्फ लाइफ होती है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट रिवाइजेस द प्रीमियम रेट्स ऑफ PMJJBY PMSBY फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग 1 जून। तो कैसे जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर कवर होगी, ठीक है। देखो इस मूव का क्या है, इसके हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम जो रेट्स थे इन पर्टिकुलर स्कीम्स के, ठीक है, एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इनके प्रीमियम रेट्स को क्या किया है, रिवाइज किया गया है। क्यों किया गया है? सो दैट हम इन स्कीम्स को और ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल बना सकें, और ज़्यादा जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको इनक्रेज कर सके कि आप मार्केट में आओ और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट एलिजिबल लोगों तक पहुँचाओ। फाइन। अभी जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर एनरोल्ड है वो 6.4 करोड़ है, और PMSBY में कितने हैं, 22 करोड़ है। फाइन। अब जरा हम देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के रेट्स को रिवाइज करके 330 to 436 किया गया है, और सुरक्षा बीमा योजना का रेट रिवाइज करके 12 से 20 रुपये किया गया है। अब जब हम इन योजनाओं के बारे में देख लेते हैं, देखो जो जीवन बीमा योजना 1 साल का लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है 2 लाख से लेके टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस में मेनली क्या होता है, अगर किसी बंदे की डेथ हो जाए तो उसके बाद उसको 2 लाख रुपये उसकी फैमिली को मिल जाते हैं, ठीक है। जो रिन्यूएबल होता है फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑफरिंग कवरेज फ्रॉम डेथ ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। एलिजिबिलिटीज में सिटीजन्स है इंक्लूडिंग NRIs। तो गाइस UPSC यहाँ पे आपको पकड़ता है कि इंक्लूडिंग NRIs है या नहीं। NRIs भी इसके लिए एलिजिबल हैं जो किस किस एज ग्रुप में 18 से 50 साल तक, ठीक है, और लाइफ कवर आपको देता है अप टू एज 55। फाइन। इसके अलावा
इसमें क्या है, सुरक्षा बीमा योजना में ये इंश्योरेंस कवर देता है 2 लाख रुपये एक्सीडेंशियल डेथ के लिए। टर्म इंश्योरेंस है, ये एक्सीडेंटल डेथ की वजह से है, या टोटल परमानेंट आपको डिसेबिलिटी हो जाए बॉडी की, और 1 लाख है फॉर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी। एलिजिबिलिटी है 2 सिटीजन इंक्लूडिंग एनआरआईज जो 18 से 70 साल के एज ग्रुप में है। बेनिफिशरी कौन हो सकता है, ऑफकोर्स जिसका बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, ठीक है, और जो प्रीमियम की डेप्ट मतलब कि प्रीमियम अमाउंट देना जाता है, मतलब कि इसमें क्या होगा, हर महीने आपको कुछ किस्त भरनी होगी, जैसे 100 रुपये 150 रुपये जैसी भी होगी, तो उसको आपको कुछ 20 साल तक ये सब भरना होगा और उसके बाद आपको फिर उसका रिटर्न मिलेगा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है 180th मीटिंग ऑफ द इंडिया पाकिस्तान परमानेंट इंडस कमीशन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी, इवन के ज्योग्राफी में भी कवर होती है, क्योंकि ये ज्योग्राफी में हम हमेशा इंडस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या परमानेंट इंडस कमीशन क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है जिसमें किसके अंदर, इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर। देखो हमने वैसे ही पढ़ा भी हुआ इंडस वाटर ट्रीटी पहले जब मैं पढ़ाती थी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैनल है जिसको क्रिएट किया गया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं इंडिया और पाकिस्तान की, वो गैदर होती हैं और जो भी ट्रीटी इंप्लीमेंट किया है, यानी उसके अंदर जो भी पॉइंट्स उनको इंप्लीमेंट किया, यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को रिजॉल्व करती हैं। इसका ये है कि एटलीस्ट इस कमीशन को साल में एक बार तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट होगा। 1960 में साइन हुई थी बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसका जो गारंटर था, किसके द्वारा इसको साइन किया गया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जिसमें ये बताया था कि कौन सी कंट्री कितना पानी कौन सी नदी से लेगी, ठीक है, राइट एंड वर्ल्ड पब्लिकेशन, ठीक है। इसमें 6 मेन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उसमें से किसको कितना पानी मिलेगा उसके बारे में लिखा गया, ठीक है। इसके अंदर जो मेन 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, जैसे रावी, ब्यास, सतलेज, उसको एक्सक्लूसिवली इंडिया को दे दिया गया था, ठीक है। 6 मेन रिवर्स है इंडस की ट्रिब्यूटरीज में, ये याद रखना, जिसमें से 3 जो एक्सक्लूसिवली रावी, ब्यास, सतलेज, वो हमारी इंडिया को दे दिया गया था। वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चेनाब और झेलम वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। लेकिन लड़ाई ये है कि क्योंकि जो पाकिस्तान को जो रिवर्स मिली उसमें पानी ज़्यादा आता है, ठीक है। जो हाउएवर इंडिया को भी कुछ राइट दे दिए गए कि आप इन तीनों रिवर्स का वाटर यूज़ कर सकते हो, एग्रीकल्चर पर्पस, नेविगेशन, डोमेस्टिक यूज़ को, इवन के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर इस जो ट्रीटी में कोई यूनिलेटरल एग्जिट प्रोविज़न नहीं है, मतलब कि ये नहीं कि अपनी मर्जी से इंडिया या पाकिस्तान कोई भी लीव कर दे, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। और ये तब तक फोर्स में रहेगा जब तक कंट्रीज इसको रेटिफाई करते रहेंगे अनदर म्यूचुअली एग्रीड पैक्ट, ठीक है, बिकॉज ये म्यूचुअली एग्रीड किया गया इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, फिजिकल डेफिसिट इम्प्रूव्स टू 6.7%, बिग गैप बिटवीन जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू एडिड, ठीक है। तो ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज़ कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस उसने रिलीज़ किया है प्रोविजनल एस्टीमेट ऑफ द नेशनल इनकम एंड क्वार्टरली एस्टीमेट ऑफ जीडीपी, ठीक है। मतलब कि हर साल हमारी जो जीडीपी होती है उसका क्वार्टर आता है, मतलब 3 महीने में कितना, तो क्वार्टरली कितना एस्टीमेट किया है उसकी रिपोर्ट रिलीज़ करी है। और प्रोविजनल एस्टीमेट मतलब हमारी नेशनल इनकम का क्या एस्टीमेट है प्रोविजनल, उसको रिलीज़ किया। इसमें क्या जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं उन्होंने भी साथ में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाटा 2021 टू 2022 का उसको भी रिलीज़ किया, ठीक है। मतलब इस साल में कितना हमारा रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है, उसके डाटा को रिलीज़ किया। की हाईलाइट देख लेते हैं। देखो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जो भी आपका घाटा है, ठीक है। ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा कितनी टोटल बोरिंग्स हैं इसको इंडिकेट करता है, ठीक है। क्योंकि डेफिसिट आपको कब होगा, घाटा कब होगा, जब आपका बोरिंग्स ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू सेविंग्स, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग बाय द गवर्नमेंट टू मेकअप फॉर हायर एक्सपेंडिचर। तो ये जो जीडीपी का 6.7% रहा है और हमारा जो हमने एस्टिमेट किया था 6.9%, तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। रियल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी दैट इज़ द जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो गाइस एक तो कांस्टेंट प्राइस होता है और एक बेसिक प्राइस होता है, फाइन। तो जो जीडीपी कांस्टेंट प्राइस में है वो बढ़ रही है 8.7% में, जबकि जो ग्रोस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस वो ग्रो हो रहा है 8.1% पे। जीडीपी तो गाइस पता ही होना चाहिए वैसे आपको, जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं उसकी जो कितना नेट होता है, नेट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वो करता है हमारी इंडिया की ज्योग्राफी में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जीडीपी इज़ अ मेजर ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम बाय एडिंग अप द एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी। मतलब जो भी हमारा इनकम हुआ है और एक्सपेंडिचर उसको घटा जोड़ के सबको होता है, और तीनों सेक्टर्स में, ठीक है। जीवीए क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ टोटल आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी, और सभी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करता है प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब गाइस ये इकोनॉमी के टर्म्स हैं, जीडीपी और जीवीए में क्या फ़र्क होता है। जीडीपी क्या होता है, इसमें क्या होता है, जीडीपी में जीवीए के साथ टैक्सेस भी
प्लस होते हैं जो भी गवर्नमेंट टैक्स से कमाती है, और इसमें सब्सिडीज़ माइनस होती है क्योंकि सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट की जेब से पैसा जाता है, तो ये इसमें कम होता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए। ठीक है, फाइन। तो जीडीपी में क्या होता है, जीवीए प्लस जो टैक्सेस होते हैं माइनस सब्सिडीज। ठीक है, एनुअल क्वार्टरली जीडीपी डाटा इस इमेज में आप जरा देख सकते हो, है और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कितने परसेंट तो ग्रो हो रहा है। एस्टीमेट ये है कि हाँ कोविड के बाद रिकवरी हो रही है हमारी और ये अच्छी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लेकिन जो कोविड की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस अभी भी लगी हुई है, ये यूक्रेन वॉर हुआ है, उसकी वजह से हमारी जो कुछ कमोडिटी प्राइजेस हैं या फिर जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं रुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ हम पढ़ते हैं, दैट इज़ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है, इंडिया टू अपोज एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस मोराटोरियम। फाइन। तो कहीं जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में होगी। 1998 से क्या है, जो WTO कंट्रीज़ हैं वो एग्रीड हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के अंडर जो भी गुड्स कवर होते हैं उन पे कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे ई बुक्स हो गए, म्यूज़िक डाउनलोड्स होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो भी चीज़ आप क्या करते हो ट्रांसमिट करते हो, जैसे म्यूज़िक कर दिया या जो आपके पास डिजिटल बुक्स होती हैं तो उन पर नहीं लगेंगी, या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो उन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेंगी। ठीक है, मोरेटोरियम ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हैज़ बीन पीरियडिकली एक्सटेंडेड, और इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया, जो पीरियड है ठीक है कब तक नहीं लगेगी। ठीक है, सिंस जो डिजिटल ट्रेड है वो डोमिनेट किया जा रहा है बाय बिग टेक्निकल कंपनीज और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, तो ये डेवलप्ड नेशंस के फेवर में है ज़्यादा। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन मेकिंग सेवरल जॉइंट सबमिशंस हाईलाइटेड कि कितना एडवर्स इम्पैक्ट है इसका डेवलपिंग नेशन पे। ठीक है, इससे क्या होएगा, जो तारीफ मतलब अगर आप इस पर टैक्स लगा दोगे तो ऑफकोर्स कंट्रीज़ को रेवेन्यू आएगा। ठीक है, तो इंडिया ने ये एक कंसर्न शो किया है कि इससे जो हमारा रेवेन्यू लॉस है डेवलपिंग कंट्रीज़ को नियर अबाउट $10 बिलियन है एनुअली, और नियर अबाउट इंडिया को इससे $500 मिलियन का लॉस हो रहा है एनुअली, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पे टैक्स कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। फाइन। नेक्स्ट है, इन्होंने बोला डिजिटाइजेशन ऑफ द प्रीवियसली फिजिकल गुड्स, मतलब कि जो ऑलरेडी आप गुड्स फिजिकल जो हैं उसको डिजिटाइज कर चुके, जैसे DVDs से हम ऑनलाइन हर चीज़ आ गई है, जैसे नेटफ्लिक्स पे या फिर आपको कहीं पे भी डाउनलोडेड सब मिल जाता है, प्रिंटेड बुक्स अब ई बुक्स पे आ गई, तो इससे और ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ है। ठीक है, अगर हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट डबल कर देते हैं तो इससे हमारा 40% जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है जो फिजिकल में होता है उससे और ज़्यादा हमारा रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखते हो कि एमर्जिंग आ रही है टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो बात ये है कि हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया वर्ल्ड पूरा बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक हमने डिजिटाइजेशन पे कहीं पे टैक्स नहीं लगाया, कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया, तो इससे क्या होगा, डेवलप्ड नेशंस को तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको लॉस हो रहा है। सिंपल बात ये है। ठीक है, अगर हम इसको लैप्स कर दें तो उससे क्या होएगा, जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपनी डिजिटल एडवांसमेंट में पॉलिसीज़ को प्रिजर्व कर सकती हैं और किस तरह से इंपोर्ट्स और रेवेन्यू को जनरेट करते हैं उसको रेगुलेट कर सकती हैं। हाउएवर इसमें कुछ जो फेवरिंग मेंबर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि कस्टम ड्यूटी इम्पोज करने से डिजिटल इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, सेंटर क्लियर्स एंटायर GST कंपेंसेशन ड्यू टिल डेट। तो गाइस 2017 में मैं आपको सबसे पहले बता दूं GST कंपेंसेशन से है क्या। तो गाइस ये सबसे पहले इकोनॉमी में कवर होगी। देखो GST कहाँ 1 जुलाई 2017 में आया था। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि जो एंड में जो बंदा लेगा प्रोडक्ट सारा का सारा टैक्स उसको भरना पड़ेगा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, मतलब कि रिजल्ट्स इसकी वजह से क्या आएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट्स हैं उनका लॉस ऑफ रेवेन्यू आता है। ठीक है, अभी क्या है, देखो 2017 में जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो स्टेट्स को क्या आएगा, कुछ ना कुछ घाटा आया था GST के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। ठीक है, तो इसलिए स्टेट्स को बोला गया सेंटर के द्वारा कि कोई ना, हम आपको रेवेन्यू को कंपेंसेट करेंगे, जो भी आपका घाटा हुआ है हम उसको कंपेंसेट करेंगे और अगले 5 साल तक हम क्या करेंगे, आपको पैसा देंगे, जो भी GST से हमें कलेक्ट होगा उसका 50%। ठीक है, ठीक है, और इसको मतलब बाई मंथली दिया जाता है। ठीक है, एंड और ये GST कंपेंसेशन इज कलेक्टेड ऑन द सप्लाई ऑफ सिलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। ठीक है, पहले बोलता 5 साल तक दिया जाएगा, मतलब 2022 तक। ठीक है, इसके अंदर लग्जरी डीमेरिट्स इन गुड्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब जो भी सेस अमाउंट कलेक्टेड हुआ था वो कंपेंसेशन फंड में चला जाता है, जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट के हैं, और ये जो कंपेंसेशन अमाउंट दिया जाता है वो कंपेंसेशन फंड के अंदर दिया जाता है। रिसेंटली काफ़ी स्टेट्स ने बोला है कि इसको, और क्योंकि कोविड की वजह से ये GST कलेक्शन कम हो गया था तो उन्होंने बोला था कि अगले 5 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, मतलब जो 2022 तक वैलिड था उसको एक्सटेंड करके 2027 तक दिया जाए। ठीक है, क्योंकि उनका रेवेन्यू लॉस हुआ ड्यू टू द पेंडेमिक एंड इंक्रीज्ड
एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अभी क्या डिसीजन वाज टेकन कि हम क्या करेंगे, स्टेट को असिस्ट करेंगे इन मैनेजिंग द रिसोर्सेज एंड इंश्योरिंग दैट देयर प्रोग्राम्स स्पेशली द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल इज कैरिड आउट सक्सेसफुली ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। फाइन, मतलब सिंपल बात ये है, सेंटर ने बोला कि जितना भी जीएसटी कंपनसेशन हमें देना था, जो भी ड्यू था वो उन्होंने क्लियर कर दिया सेंटर ने अपनी तरफ से। मतलब जो भी उनका जितना भी जैसे पैसा देना, सपोज करो आपके दोस्त ने आपका जितना भी उधार ले रखा था वो क्लियर कर दिया। ठीक है, तो सेंटर ने बोला मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो यही बात है। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। दैट इज़ द यूरोपियन यूनियन टू बैन रशियन ऑयल इम्पोर्ट। तो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं, उन्होंने क्या करा है, मोस्टली जो रशियन इम्पोर्ट्स जो 2022 के एंड तक होना था उसको ब्लॉक कर दिया, सो दैट जो मॉस्को है उसको पनिश किया जाए, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड किया था। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, रशिया के जो भी ऑयल इम्पोर्ट्स हैं उसको बैन कर दिया है और अब रशिया ऑयल को इम्पोर्ट नहीं कर सकता और ये इसकी सज़ा है। ठीक है, रशिया करंटली यूरोपियन यूनियन में अगर देखा जाए 27% ऑयल को इम्पोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, और 40% गैस वो करता है इम्पोर्ट। देखा होगा एक हमने पढ़ा था वो भी ऑयल पाइपलाइन भी बनी थी। ठीक है, जो कनेक्ट करता था रशिया के पता नहीं कहाँ, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बैन की वजह से ऑफ कोर्स ऑयल इफेक्ट होगा दैट अराइव्स बाय सी, क्योंकि अराउंड 2/3 जो इम्पोर्ट्स हैं वो आते थे, बट नॉट पाइपलाइन ऑयल नहीं इफेक्ट होगा। पोलैंड एंड जर्मनी ने भी कसम खाई है कि वो पाइपलाइन इम्पोर्ट को एंड करेगी। ठीक है, मीनिंग 90% जो रशियन ऑयल है वो ब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि यूरोपियन यूनियन के साथ और भी कुछ कंट्रीज़ हैं वो रशिया के ऑयल इंपोर्ट को बैन कर रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रशिया को घाटा पड़ रहा है। एम्बार्गो इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन 6 सैंक्शन पैकेज ऑन रशिया सिंस इट इन्वेड यूक्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है इजराइल एंड यूएई ट्रेड डील। ठीक है, इजराइल ने फ्री ट्रेड डील साइन की गई यूएई के साथ। पहली अरब कंट्री है जो क्या कर रही है, अब्राहम अकॉर्ड जो यूएस के द्वारा साइन करवाया गया है उसमें क्या कर रहा है, अपने रिलेशंस को बिल्डअप कर रही है। हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, 2020 में साइन की गई थी ये डील इसराइल और यूएई के बीच में। बाद में बहरीन और बाद में मोरक्को भी इस अकॉर्ड में आ गए थे, सो दैट क्या गए इन नेशंस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को नॉर्मल करने के लिए। ठीक है, जो पिछले काफ़ी सालों से मतलब कि अच्छे नहीं थे ड्यू टू द अरब पॉलिसी। ठीक है, बिकॉज क्या जो अरब स्टेट्स हैं वो पैलेस्टाइन को फेवर करती हैं और इजराइल और पैलेस्टाइन आपको पता ही है कि इतनी एंटी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, डील ये जो हुई है इससे एक्सपेक्ट करें कि कस्टम ड्यूटी को एक्सेम्प्ट किया जाएगा और 96% ट्रेड दोनों कंट्रीज़ में ग्रेजुअली मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 96% ट्रेड जो होता है कंट्रीज़ के उसके बीच में जो भी कस्टम ड्यूटी है उनको एग्जाम्प्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग होती है जिसमें जो लोग हैं वो मतलब पीपल सेंट्रिक होते हैं, लोगों के बारे में सोचा जाता है किस तरह से हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन पे कितनी चीज़ों को हम इंक्लूड करना है, कैसे इंक्लूसिव बनाना और डेवलप बनाना है, उसके बारे में बातचीत किया जाता है। ओरिजिन स्टार्ट हुई जो सबसे पहले 2005 में अंडर द ट्यूनिस एजेंडा। ट्यूनिस एजेंडा किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए, ट्यूनिस एजेंडा से रिलेटेड टू दिस। ठीक है, सिंस 2015 ये को ऑर्गेनाइज किया गया एनुअली, मतलब कि इसके और भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं इसको यूनेस्को, यूएनडीपी और यूएनक्टाड इन क्लोज कोलैबोरेशन विद ऑल द वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक्शन लाइन फैसिलिटेटर को फैसिलिटेटर। मतलब कि सबसे पहले तो जो ये समिट होती थी वो कुछ फैसिलिटेटर्स के द्वारा होती थी, कोलैबोरेट किया जाता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेकिन अब इसको यूनेस्को, यूएनडीपी ये सब इसका हिस्सा है। नेक्स्ट है इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हाईएस्ट एवर। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट है इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट सबसे ज़्यादा हाई रहा है 2021-22 में $44.4 बिलियन। कॉटन का जो एक्सपोर्ट है वो 39% इसमें कंट्रीब्यूट करता है। सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट हुआ, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, बांग्लादेश एंड यूएई। ठीक है, की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए थे, सो दैट हम टेक्सटाइल सेक्टर को अपग्रेड कर सकें। स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लेके आए थे हम इसमें, पीएमए का इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। नेक्स्ट है 48 फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंटरेस्टेड इन यूजीसी ट्विनिंग इनिशिएटिव। तो अभी क्या है, कुछ जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो एफर्ट है कि हमें इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे हायर एजुकेशन हो गया उसको किस तरह से इंटरनेशनलाइज करना। मतलब जैसे आप देख लो इंडिया में आईआईटीज़ हैं, वो सिर्फ इंडिया में ही है, हम चाह रहे हैं कि वो आईआईटीज़ हम फॉरेन कंट्री में भी
मतलब कि वो करें, मतलब कि एस्टेब्लिश करें, ठीक है, सो दैट हम इंडिया की एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करें। तो ये बात की जा रही है, ठीक है। 2020 में जो यूजीसी है, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने कुछ रेगुलेशन नोटिफाई किया था कि अगर किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी को किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोलैबोरेट करना है टू ऑफर ज्वाइंट ट्यूनिंग और डुअल डिग्रीज, मतलब देखना है कुछ प्रोग्राम चलते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम पर चलते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, तो वो इस तरह से ही होते हैं। डुअल डिग्रीज मतलब आधी डिग्री आप यहाँ से कर लो, आधी डिग्री वहाँ से कर लो, ठीक है। इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, डुअल डिग्री अर्न कर सकते हैं इंडियन और फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा सेपरेटली, मतलब एक साथ भी कर सकते हैं और सेपरेटली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नैनो एलॉयज। रिसेंटली के जो साइंटिस्ट हैं वो मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं जिसमें टू प्रेडिक्ट द मैच ऑफ पेयर ऑफ मेटल दैट कैन फॉर्म बायोमेट्रिक नैनोलॉज, मतलब कि कौन से मेटल हैं, कौन से दो मेटल या कौन सा बेस्ट मैच है जिससे बायोमेट्रिक नैनो एलॉज बन सकता है। नैनो एलॉज को कोर शेल नैनो क्लस्टर एलॉज भी बोलते हैं। दीज आर द एलॉज जिसमें वन मेटल क्या करता है, कोर फॉर्म करता है और अदर सरफेस पे रहता है शेल के, ठीक है। तो गाइस नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्मेशन डिपेंड करती है कि उस दोनों मेटल के एनर्जी डिफरेंस कितना है, एटॉमिक रेडियस डिफरेंस कितना है, सरफेस एनर्जी डिफरेंस कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स क्या डिफरेंस है, ठीक है। नैनोलेस का और कुछ और कन्फिग्रेशन भी हो जाएगी एज वेल एज सच होमोजेनियस मिक्स्ड अलॉय एंड क्लस्टरिंग क्लस्टर। फाइन। एप्लीकेशन कहाँ यूज़ कर सकते हो, बायोमेडिसिन में, बायोफ्यूल एंड फ्यूल सेल्स में एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो, मोबाइल डिवाइसेस में और बैटरीज में। नेक्स्ट है इंडिया बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव। अभी के जो एनटीपीसी आपको पता होगा ये थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, ये मेंबर है किसका, इंडिया बिजनेस बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव का। इन्होंने एक रिन्यूड बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी को इशू किया है कि किस तरह से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। एक बिजनेस लीड इनिशिएटिव है जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड, एक सेकेंड गाइस, हाँ, और GIZ के बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम जो कि जर्मनी का है और इसको सपोर्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा हमारे, ठीक है। ये क्या करती है कि किस तरह से जो इंडिया की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको गाइड करती है, मेंटोर करती है, किस तरह से आप अपना बिजनेस तो करो, साथ में बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व कर सकते हो और अपने ऑपरेशन को सस्टेन वे में चला सकते हो। ये नेशनल प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस के लिए, जो मतलब सिंपल बात है, गाइड करती है किस तरह से आप अपने भी जो ऑपरेशन उसको सस्टेन कर सकते हो और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है विद BDL दैट इज द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ फॉर अस्त्र MK1 मिसाइल। DRDO ने इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दिया टू BDL, मतलब पहले ये टेक्नोलॉजी DRDO के पास है लेकिन अब इसको ट्रांसफ़र कर दे BDL के पास सो दैट वो इस तरह की मिसाइल्स को प्रोड्यूस कर सके। BVR दैट इज़ अ बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो मिसाइल्स होती हैं वो क्या करती हैं 20 नॉटिक माइल्स तक मतलब कि क्या कर सकती हैं, अपना टारगेट कर सकते हैं 37 किलोमीटर तक। एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं वो एयरबोर्न एसेट से फायर की जाती है टू डिस्ट्रॉय कोई भी एयर में कोई टारगेट हो, ठीक है। मिसाइल को डिज़ाइन किया गया है सो दैट हम इसको फाइटर जेट्स में डिप्लॉय कर सकें, जैसे इस तरह के तेजस हो गया, सुखोई में हो गया और नेवी के इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। फाइन। लास्ट न्यूज़ है कुछ प्लेसेस थे, दैट इज़ द गैबोन जो कि किप्स की कैपिटल है लिब्रविली। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ने भी गैबोन में विजिट किया है। अब इस गैबोन को कौन कौन कंट्री क्या करती है, बॉर्डर करती है, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनिया एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका जियोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, नैरो कोस्टल प्लेन है, हिली इंटीरियर है, सावनन माउंटेन्स हैं, मेन रिवर यहाँ की उगू है और हाईएस्ट पॉइंट माउंट मिलोंडो है। रवांडा जिसकी कैपिटल किगाली है। ब्रिटेन ने अपनी पहला रवांडा डिपोर्टेशन फ्लाइट शेड्यूल करी है ऑफ पीपल एंडिंग UK विदाउट ऑथराइजेशन दिस मंथ। रवांडा जिसको लैंड ऑफ 1000 हिल्स भी बोला जाता है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब सिर्फ चारों तरफ के लैंड ही है, अफ्रीकन कंट्री एंड द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन। हुतू और टुत्सू यहाँ पे दो मोस्ट मेन एथनिक ग्रुप्स हैं। तो गाइज इट कुड बी एन इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये अफ्रीका के एथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, एंड इनमें एथनिक टेंशन बनी रहती हैं इन दोनों ग्रुप्स में, ठीक है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज इट इज़ सराउंडेड बाय युगांडा, तांजानिया, बुरुंदी एंड डेमोग्राफी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जियोग्राफिकल फीचर हाईएस्ट वाटर बॉडी लेक कीवू है और हाईएस्ट पिक माउंट करसम्बी। फाइन। तो कहते हैं 1 जून के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।